नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। लोकसभा सत्र की शुरुआत हुए 2 ही दिन हुए हैं और आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। मामला लोकसभा स्पीकर के पद का था। डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे विपक्ष ने सहमति न बनने पर लोकसभा स्पीकर के लिए के सुरेश को कैंडिडेट बना दिया। एनडीए की तरफ से ओम बिरला कैंडिडेट थे। 26 जून यानी आज 11 बजे ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया। इसके लिए वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। अगर वोटिंग होती तो देश के संसदीय इतिहास में ये सिर्फ तीसरा मौका होता जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव वोट डालकर किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने ओम बिरला को स्पीकर बनाने का फैसला करके ये साफ कर दिया कि सरकार जैसे पहले चलती थी वैसे ही अब भी चलती रहेगी। वहीं कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारकर ये साबित करने की कोशिश की है कि विपक्ष अब कमजोर नहीं है और विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। स्पीकर चुने जाने के बाद फौरन ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा कर डाली। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहते रहे। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा फिर से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार यानी कल तक संसद को स्थगित कर दिया है। अब कल संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। वैसे आज संसद में काफी कुछ बदला नजर आया और वो है राहुल गांधी। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी के कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी है। वो विपक्ष के नेता के रूप में नजर आए। जिम्मेदारी उठाने के बाद ही राहुल गांधी ने अपने लुक में भी बदलाव कर दिया। राहुल गांधी सदन में आज फॉर्मल कुर्ता पजामा पहने हुए नजर आए। वो ज्यादा समय वैसे कैजुअल लुक में नजर आते हैं। This house represents the voice of India's people. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. जब मंगलवार को बतौर सांसद उन्होंने शपथ ग्रहण किया था तब भी राहुल गांधी उनकी व्हाइट टी-शर्ट और जींस में ही थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ज्यादातर समय राहुल गांधी कैजुअल लुक यानी कि सफेद टी-शर्ट में देखे गए। हर वक्त राहुल गांधी अपनी सफेद रंग की टी-शर्ट में ही हर जगह नजर आ रहे थे पिछले कई वक्त से। इस लुक को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये सफेद टी-शर्ट पारदर्शिता, दृढ़ता और सरलता का प्रतीक है। उन्होंने हाल ही में इस पर एक अभियान भी शुरू किया है, लेकिन अब
कुर्ते पजामे में नजर आए राहुल गांधी कुछ बदले बदले से नजर आए, जिस पर संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो में राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी उनके पीछे खड़े हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए संजय राउत ने लिखा है, हा हा हा, कौन है राहुल? ये सवाल मोदी पूछा करते थे, ये है राहुल। ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये संजय राउत ने लिखा, जो काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सेशन शुरू हो चुका है। 10 साल बाद लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया है और वो है राहुल गांधी। कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने और नई एनडीए सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए एक शैडो कैबिनेट भी बनाई जाए। अब आप सोचेंगे शैडो कैबिनेट क्या होता है? पहली बार नहीं है कि विपक्ष ने शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही हो। इससे पहले 2014 में कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। शैडो कमेटी का कॉन्सेप्ट वैसे ब्रिटेन से आया है, जहां से भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम काफी हद तक मोटिवेटेड है। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है। हमारी संसद की किताब में भी शैडो पीएम का उल्लेख जरूर है, लेकिन इसे अब तक कभी अमल में नहीं लाया गया है। इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बने हैं, अगर शैडो कैबिनेट बनती है तो राहुल गांधी ही शैडो पीएम होंगे, यानी वो प्रधानमंत्री के शैडो पीएम होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बना दिया गया है। जैसे ही ऐलान हुआ, कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को इस संदर्भ में एक पत्र भी लिख दिया है। राहुल अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाल रहे हैं। वे इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। इससे पहले उनके पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी सन 1989 से 90 और उनकी मां सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक इस पद पर रह चुकी हैं। लोकसभा में 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 2014 और 2009 में किसी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी न्यूनतम 10% सदस्य नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता का दावा पेश करने के लिए किसी भी पार्टी को कुल 543 में से 55 सदस्यों का आंकड़ा पार करना होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभर कर आई है। भाजपा की 240 और एनडीए को मिलाकर 293 सीटों के मुकाबले इंडिया गठबंधन के पास 232 सीटें इस बार सदन में हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीट जीत पाई थी। 52 से 99 तक का सफर राहुल गांधी के बदौलत ही तय हुआ है। 2014 के चुनाव में पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। इसलिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल को कई शक्तियां और अधिकार अब दिए गए हैं। वे प्रधानमंत्री के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले प्रमुख पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राहुल लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एनएचआरसी प्रमुख को चुनने वाली समितियों के भी सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। ऐसा पहली बार होगा कि जब इन पदों पर नियुक्ति के फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। राहुल भारत सरकार के खर्च की जांच यानी ऑडिटिंग करने वाली लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष होंगे। वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। राहुल दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत बुला सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जिस राहुल गांधी को 2014 में प्रधानमंत्री पप्पू कहा करते थे, 2019 में शहजादा कहकर चिढ़ाया करते थे, अब वो प्रधानमंत्री के समकक्ष बैठने के और निर्णय लेने के काबिल हो गए हैं, जिससे विपक्ष को मजबूती मिलेगी और देश हित में अच्छे निर्णय भी लिए जा सकेंगे। 18वीं लोकसभा में 5 साल एनडीए की सरकार अच्छे से शासन करे और विपक्ष का सहयोग मिले, देशवासियों के हित में निर्णय हो, यही आस पूरा देश लगा रहा है।
ये पूरा प्रसारण मुद्दे की बात वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं और रोज रात 8 बजे मेरे साथ मुद्दे की बात आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।